व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है समझते हैं पहले। व्हीटस्टोन कुछ गड़बड़ सा लग रहा होगा, कोई पत्थर वत्थर है क्या इसमें, और पत्थर से ब्रिज बन रहा है क्या? स्टोन दिमाग में आता, स्टोन मतलब थोड़ा पत्थर वत्थर, ब्रिज मतलब पुल, तो पत्थरों से कोई पुल बन रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है एक्चुअल में, ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था व्हीटस्टोन, और उन्होंने ही एक ऐसे नेटवर्क को इन्वेंट किया जिसके थ्रू हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब इन्होंने क्या करा, चार रेजिस्टेंस लिए, चार रेजिस्टेंस को आपस में इस तरह से कनेक्ट किया कि उनकी शेप एक ब्रिज के जैसी बन गई। उसमें एक तो अननोन रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और तीन नॉन रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू पहले से पता है। उस नेटवर्क का यूज करते हुए अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने फाइंड करी, तो इनके ओनर में इस ब्रिज को, इस नेटवर्क को, इस सर्किट को नाम दे दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये साइंटिस्ट का नेम है व्हीटस्टोन, और ब्रिज जैसी शेप का है ये नेटवर्क, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज नेम दिया गया। तो इन 1942 English scientist Professor C.F. Wheatstone joined four resistances, one cell and one galvanometer to make a special type of circuit as shown in the figure. It is known as the Wheatstone bridge. This circuit is used to determine the value of some unknown resistance. किस तरह का दिखता है, मैं एक आइडिया पहले आपको दे चुका हूं जब हमने पढ़ा था कैपेसिटर, उसी तरह का इसका सर्किट होता है, ये इस टाइप का। तो ये चार रेजिस्टेंस है, P, Q, R एंड S। हो सकता है आपको कहीं पर किसी बुक में, किसी नोट्स में ये R1, R2, R3 और R4 की फॉर्म में मिल जाए। एक ही बात है, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने इन चारों रेजिस्टेंस को P, Q, R, S लिया। हो सकता है ये R1, R2, R3, R4 की फॉर्म में। ये जो S रेजिस्टेंस होता है यही अननोन रेजिस्टेंस है। इन चारों के बीच में P, Q, R, S या R1, R2, R3, R4 में ये जो S रेजिस्टेंस है यही होता है अननोन रेजिस्टेंस। तो ये S रेजिस्टेंस क्या है, यही अननोन रेजिस्टेंस। तो ये वाली जो ब्रांच होती है या साइड है, इसको बोलेंगे हम लोग अननोन साइड। कौन सी साइड हो जाएगी, S इज द अननोन रेजिस्टेंस। तो इसलिए ये जो साइड है CD या DC, जो भी आप बोले, फिर से लिख देता हूँ, S अननोन रेजिस्टेंस, और साइड DC या CD जो भी आप बोलना चाहें, इसको बोलेंगे हम लोग अननोन साइड या नोन साइड कहलाती है। ऐसे ही कैपिटल R जो है ये नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस है तो साइड AD ये कौन सी हो जाएगी, नॉन साइड, इसको बोलते हैं नॉन साइड। एंड साइड्स, अब कौन कौन सी बची, एक तो AB बची और एक BC बची, ये दोनों कहलाती है रेशियो आर्म्स या रेशियो साइड्स। इनको रेशियो आर्म्स या रेशियो साइड्स कहते हैं। अच्छा, B और D के बीच में जो दो पॉइंट्स हैं B और D,
इनके बीच में क्या कनेक्ट हो रहा है, एक गैल्वेनोमीटर। तो ये वाली जो साइड है BD, इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर साइड। गैल्वेनोमीटर साइड। और ऐसे ही AC वाली, A से C के बीच में, ये वाली A से C वाली, A से C के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, सेल। इस साइड को बोला जाता है सेल साइड। ये हो गया आपके कंप्लीट डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें 4 तो रेजिस्टेंस से P, Q, R और S, जो कि एक ब्रिज की शेप में है। S अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू फाइंड की जाती है इस नेटवर्क के थ्रू, इस सर्किट डायग्राम के थ्रू, इसलिए इस साइड को अननोन साइड कहते हैं। इसके अलावा 3 और रेजिस्टेंस से इसके सामने वाली जो साइड है R वाली, यानी AD वाली, ये नॉन रेजिस्टेंस है, इसको बोलेंगे नॉन साइड। इसके अलावा 2 साइड और बची हैं P और Q वाली, इनको बोलेंगे रेशियो आर्म्स या रेशियो साइड्स। B और D के बीच में क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर साइड। और A और C के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे सेल साइड। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट है ये, 4 रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर और एक सेल का, जो कि ब्रिज की शेप में है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रिज। इसको इन्वेंट किया था व्हीटस्टोन ने, तो उनके ऑनर में इसको नाम दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज। देख लें कोई डाउट इसमें। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड कंडीशन ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल समझना है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये, और उस प्रिंसिपल को यूज करते हुए एक बैलेंस कंडीशन हमको निकालनी है इस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। और वही कंडीशन हमारे आगे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या काफ़ी सारे सर्किट डायग्राम्स हैं या कोई प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें काम में आने वाली। तो बैलेंस कंडीशन को हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और इसका प्रिंसिपल समझेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम ले लेते हैं वापस से। ये हमारे पास में व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। इस डायग्राम को हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट है। जब सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज्ड सर्किट होगा, तो उस वाले केस में सेल के थ्रू करंट फ्लो होने लगेगी। तो मान लिया हमने यहाँ से एक करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वैल्यू है I। तो एक I करंट यहाँ से फ्लो हुई, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी। नॉर्मल या जनरल केस में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती है और नेगेटिव में एंटर करती है। तो ये I करंट फ्लो हो रही है। जब ये I करंट पॉइंट A पर या जंक्शन A पर पहुंचेगी, तो ये स्प्लिट हो जाएगी 2 पार्ट में। एक पार्ट तो चला जाएगा P की तरफ और एक पार्ट चला जाएगा R की तरफ। एक तो P की तरफ जाएगा और एक R की तरफ जाएगा। मान लिया हमने R की तरफ एक करंट I1 चली जाती है या P की तरफ करंट I1 चली जाती है, तो दूसरी तरफ कितनी चली जाएगी, जो रिमेनिंग होगी, बाकी बची हुई होगी। हमने बोला P की तरफ एक करंट गई I1, या I करंट फ्लो हुई सेल से इस तरह से, और एक करंट जो है वो चली गई I1। अब बची हुई कितनी है, I में से I1 तो P की साइड में चली गई, रिमेनिंग कितनी होगी, I माइनस I1। तो I माइनस I1 वाली करंट चली गई R की तरफ, R वाली साइड। अब I1 करंट तो B पर पहुंची, B पर I1 पहुंचती है, और D पर पहुंच रही है I माइनस I1। पहले I1 वाले की बात करते हैं B पॉइंट के ऊपर। B पॉइंट पर पहुंचने पर ये I1 वाली भी क्या 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, एक भाग इधर चला जाएगा और एक नीचे आएगा। I1 यहां तक आ रही थी, फिर से जंक्शन आ गया, जंक्शन आते ही ये नीचे की तरफ चली गई, एक तो गैल्वेनोमीटर की साइड में और एक चली जाएगी Q वाली साइड में। मान लिया हमने गैल्वेनोमीटर की तरफ IG चली गई, तो बाकी रेस्ट कितनी बचेगी, I1 माइनस IG, ये जाएगी Q वाले में।
अब बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट पर करंट आ रही थी I माइनस I1। क्या ये भी दो पार्ट में स्प्लिट होगी, एक इधर जाएगा एक ऊपर की तरफ जाएगा? अगर ऐसा होता है कि डी पॉइंट से भी करंट ऊपर की तरफ जाए, IG करंट मान लेते हैं, डी से भी IG करंट ऊपर की तरफ जा रही है और बी से भी IG करंट नीचे की तरफ आ रही है, तो ये दोनों करंट तो आपस में टकरा जाएंगी। टकरा जाएंगी ये तो केस हो ही नहीं सकता कभी भी। करंट कहाँ पर जाएगी, मतलब करंट जीरो हो जाएगी, टकरा जाएगी। करंट कभी टकराती है क्या आपस में किसी भी सर्किट में? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आधे इलेक्ट्रॉन तो एक डायरेक्शन में चल रहे हो, आधे इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी सेम नेचर के होंगे, सभी सेम नेचर के हैं, तो उनके ऊपर अगर कोई फोर्स भी लग रहा होगा जिसकी वजह से वो सर्किट में मोशन कर रहे होंगे, तो वो सेम डायरेक्शन में करेंगे। ऐसा थोड़ी कि आधे इलेक्ट्रॉन की उनकी मर्जी है कि नहीं आधे हम तो इधर जाएंगे आधे तुम इधर चलो, एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो करंट एक डायरेक्शन में हो सकती है, या तो डी से ऊपर की तरफ ही जाएगी या बी से नीचे की तरफ ही आएगी। दोनों केस एक साथ पॉसिबल नहीं है कि बी से नीचे भी आ रही है और डी से ऊपर भी आ रही है, नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, बी टू डी वाला या डी टू बी वाला, इसको समझते हैं पहले। तो ये सारा खेल जो है ये पोटेंशियल का है एक्चुअल में। पॉइंट बी और डी के ऊपर जो पोटेंशियल होंगे उन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही करंट की डायरेक्शन डिसाइड होगी कि करंट की डायरेक्शन बी टू डी हो या डी टू बी हो। तो इसको समझते हैं। इफ दो केस लिए बीबी और बीडी, मैंने यहां पर लिख दिया और फिर से नीचे लिख दिया बीबी एंड बीडी। पहला केस हो सकता है इफ वीबी इज ग्रेटर देन वीडी, और दूसरा केस हो सकता है वीबी इज लेस देन वीडी। तीसरा केस भी पॉसिबल है, तो तीसरा केस अपन बाद में बात करेंगे उसकी। अब यहाँ पर दो केस की बात कर रहे हैं, या तो वीबी की वैल्यू वीडी से ज़्यादा हो, तो इस केस में करंट आई की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी बी टू डी, बी टू डी। और अगर वीबी की वैल्यू वीडी से छोटी है, इफ वीबी इज लेस देन वीडी, then the direction of current will be D to B। मतलब क्या चीज समझ में आ रही है हमको, जिस पर पोटेंशियल ज्यादा है उससे करंट स्टार्ट होगी, जिस पर पोटेंशियल ज्यादा है उससे करंट स्टार्ट होगी, जिसका पोटेंशियल कम है उसकी तरफ चलेगी। अब हमने बोला VB इज ग्रेटर देन VD, B पर अगर ज्यादा है तो करंट किधर जा रही है, B टू D, B से स्टार्ट होगी और D की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, VD इज ग्रेटर देन VB हुआ, D पर पोटेंशियल ज्यादा है, तो करंट D से स्टार्ट होकर के B की तरफ जाएगी यानी ऊपर जाएगी। तो ये करंट की डायरेक्शन का जो खेल है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली एंड ओनली ऑन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल ऑन पॉइंट B एंड D। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है उनके ऊपर डिपेंड करेगी करंट की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करंट हो। बात समझ में आ गई आपके? अगर एक थर्ड कंडीशन मिलती है VB इज इक्वल टू VD, अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है तो यहां पर B और D के बीच में कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है। इस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी इन दोनों के बीच में अगर VB की वैल्यू VD के इक्वल हो जाती है तो। यही जो कंडीशन है when VB is equal to VD, this condition is known as condition of balance of Wheatstone bridge। Wheatstone bridge की बैलेंस कंडीशन यही कहलाती है।
और ये डिपेंड करती है पी, क्यू, आर और एस की वैल्यूज के ऊपर। ये जो चार रेजिस्टेंस हैं पी, क्यू, आर, एस, अगर हम इनको इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं कि वीबी की वैल्यू वीडी के इक्वल हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। गैल्वेनोमीटर में से अगर हम मानते हैं आईजी करंट फ्लो हो रही थी, तो आईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी उस केस में जब वीबी की वैल्यू वीडी के इक्वल हो जाएगी। इसी कंडीशन को बोलेंगे हम लोग बैलेंस कंडीशन। बात समझ में आ रही है सभी को? तो यही इसका प्रिंसिपल भी है। When the value of potential on point B and D, then no any current is flowing through the galvanometer. So this condition is known as balance condition of Wheatstone bridge. ये किसका प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं बैलेंस कंडीशन है क्या। तो कंडीशन को हम लगाएं ताकि किसी भी नेटवर्क के लिए, किसी भी इस तरह के डायग्राम या सर्किट डायग्राम के लिए हम ये पता कर सकते हैं कि वो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है, ताकि हम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज में ले पाएं। इस सर्किट की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज में ले पाने के लिए हमको ये पता हो कि बैलेंस कंडीशन एक्चुअल में है क्या चीज। भाई यहाँ तो हमको पता लगा कि VB इज इक्वल टू VD, लेकिन किसी सर्किट डायग्राम में पहले हम वैल्यू निकालें पहले कि B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, D पर कितना है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो लंबा प्रोसेस को छोटा करने के लिए हम क्या करें, एक इसमें एक ऐसी कंडीशन स्टेब्लिश कर दें कि बहुत इजीली हम पता लगा पाए कि ये नेटवर्क बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। तो चलो उसके लिए बात करते हैं हम। तो स्टार्टिंग में हमने बोला कि ये जो सेल है, सेल से आई करंट फ्लो हुई, ए पर जाकर के ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक चला गया पी की डायरेक्शन में जो कि है I1, सेकंड चला गया आर की डायरेक्शन में जो कि है I माइनस I1। मान लेते हैं हम लोग डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए या डेरिवेशन को करने के लिए या सर्किट डायग्राम को आगे बढ़ाने के लिए VB इज ग्रेटर देन VD मान लेते हैं हम लोग। VB इज ग्रेटर देन VD। करंट की डायरेक्शन बताओ किधर होगी? B और D के बीच में, B to D। तो हमने मान लिया एक करंट IG करंट, गैल्वेनोमीटर में IG मान लेते हैं, तो IG करंट D to B फ्लो होने लगती है। एक करंट इधर चली गई, जब IG इधर चली गई तो रेस्ट करंट कितनी हो जाएगी? I1 माइनस IG। I टोटल I आ रही थी, IG नीचे चली गई, तो बाकी कितनी बची? I माइनस IG। वो किधर जाएगी? Q की तरफ, तो ये Q की तरफ चली गई। अच्छा, अब ये नीचे की तरफ IG आ रही है, देखो ध्यान से देखना, ये IG नीचे की तरफ आ रही है और एक R में से I माइनस I1 आ रही है। D पॉइंट पर आकर के दोनों क्या ज्वाइन हो जाएंगी, और ज्वाइन होकर के टोटल करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायग्राम, बिना डायग्राम को, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, हाँ खुद से सोचो कि कौन कौन सी करंट आकर के मिल रही है और कितनी हो जाएंगी। I माइनस I1 आई और IG आई, दोनों जुड़ जाएंगी और जुड़ करके टोटल कितनी हो गई? I माइनस I1 प्लस IG। अच्छा, अब ये वाली करंट आगे चली। अब C पॉइंट की बात करते हैं। C पर दो करंट आ रही है, एक तो यही वाली I माइनस I1 प्लस IG और एक आ रही है I1 माइनस IG। क्या ये दोनों करंट वापस से C पर आकर के ज्वाइन हो जाएंगी? अब ज्वाइन हो जाएंगी तो देखो, अब टोटल दोनों को ऐड करके देखो, I1 से I1 कैंसिल हो गया, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, कितनी बचेगी? केवल I। तो देखो ये करंट I वापस आ गई, जितनी सेल में आ रही थी उतनी वापस आ गई। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी निकली उतनी हमने वापस लिया है। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कहीं पर आपको इस तरह का भी डायग्राम मिल जाए, जैसे I1 ऊपर जा रही है, I2 इधर जा रही हो नीचे, I3 इधर जा रही हो, I4 इधर जा रही हो। तो बाद में जाकर के आपको I2 की वैल्यू यही रखनी पड़ेगी, I3 की वैल्यू यही रखनी पड़ेगी, I4 की वैल्यू यही रखनी पड़ेगी। हाँ, बाद में जाकर तो हमने यहीं पर कर दिया वो पहले ही काम। I1, I2, I3, I4 हमने नहीं लिए, थोड़ी कैलकुलेशन को या डेरिवेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। तो हो सकता है आपको बुक में मिल जाए या कभी नोट्स में कहीं पर आपके I1, I2, I3, I4 की फॉर्म में अगर दे रखी हो
तो उससे कंफ्यूज मत होना, सेम ही वही चीज़ है। I2 की वैल्यू अगर निकाले, जंक्शन लो लगाओ I2 की वैल्यू निकालने के लिए। I2 कितना हो जाएगा, जंक्शन लो अप्लाई करो ए पॉइंट पर, जंक्शन ए पर कौन कौन सी करंट है जो बाहर की तरफ जा रही है, I2, इसको I2 बोलो। I2 और I1 बाहर की तरफ जा रही है, ये हो जाएंगे -I1 -I2। कौन सी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, आई। ए वाले जंक्शन की बात कर रहे हैं, ए वाले जंक्शन पे देखो आई तो आ रही है, I2 बाहर जा रही है, I1 भी बाहर जा रही है। तो जो बाहर जा रही है उनको नेगेटिव लिया, जो जंक्शन की तरफ आ रही है उनको पॉजिटिव लिया, एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, I2 की। I2 को इधर ले जाओ, I माइनस I1 इज इक्वल टू I2। देखो सेम आ गई है। तो कंफ्यूज मत होना, सेम वही चीज है। चलो डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, जो हमको बैलेंस कंडीशन स्टेब्लिश करनी है उसके लिए। सबसे पहले मैंने निकाला यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वी ए बी। और वी ए बी की वैल्यू किसके इक्वल बताओ, I1 पी, इक्वेशन 1 हो गई। V इज इक्वल टू आई आर होता है, आपको पता है। किसी भी रेजिस्टेंस के या कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से, ओम फ्लो के अकॉर्डिंग। I की वैल्यू कितनी है इसमें, I1। रेजिस्टेंस कितना है, P, तो कितना हो गया I1 P। अच्छा, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, यानी VAD। VAD की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, इनटू R। इक्वेशन 2 हो गई। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं VBC की वैल्यू। बताओ VBC कितना आ जाएगा, Q। ये इक्वेशन 3 हो गई। और ऐसे ही हमने वैल्यू निकाली VDC की, बताओ कितनी आएगी, इनटू S। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो पहले। इन चारों इक्वेशन में सभी को समझ में आ चुकी है, चारों इक्वेशन कैसे लिखी है, V इज इक्वल टू आई आर से। ठीक है। अच्छा, क्या निकालना है हमको, बैलेंस कंडीशन। तो मान लिया हमने, लेट फॉर a certain value of P, Q, R and S, the values of potential difference at points B and D is equal. That means VB is equals to VD। अगर ये कंडीशन है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन निकालनी है हमको, हमने बोला P, Q, R और S की कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए VB की वैल्यू VD के इक्वल हो जाती है। ध्यान रखना इस कंडीशन को। तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 0,
VB की वैल्यू VD के इक्वल हो जाती है तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अभी समझाई थी मैंने आप लोग को कि कोई करंट फ्लो नहीं होगी अगर दोनों के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, VB और VD इक्वल है। चलो यहाँ पर आ जाते हैं हम डायग्राम के ऊपर फिर से। VAB, VAB क्या है, VAB है VA माइनस VB, ठीक है। और VAD क्या है, VA माइनस VD, ऐसे लिख सकते हैं VAB और VAD को। अब देखो दोनों में ही VA और VA आ रहा है, दोनों में ही VA और VA सेम ही है, कॉमन पॉइंट है दोनों पर। और हमने बोला उस कंडीशन के लिए जब VB की वैल्यू VD के इक्वल हो जाती है, यानी VB इज ऑल्सो इक्वल टू VD, ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल ही हो गई, तो क्या VAB की वैल्यू VAD की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी क्या? भाई दोनों में VAB आ रहा है, माइनस VB आ रहा है, एक में माइनस VD आ रहा है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि VB और VD की वैल्यू तो इक्वल हो जाती है। इसका मतलब BA माइनस BB की वैल्यू भी वही मिलेगी जो BA माइनस BD की मिलेगी। इसका मतलब ये भी दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही VBC और VDC, VBC और VDC की बात करो, इसमें भी हम लिख सकते हैं VB माइनस BC और VD माइनस BC। यहाँ भी देखो दोनों में माइनस VC आ रहा है और दोनों में VB और VD की वैल्यू भी इक्वल है, तो क्या यहाँ पर भी इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, VBC इज इक्वल टू VDC। सभी के समझ में आ पा रही है बात ये? तो ये वाली कंडीशन वहां पर लगा देते हैं हम लोग, हमने ये कंडीशन वहां पर लिख दी। सो VAB is equals to VAD, इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं 1 और 2, इन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड 5 क्या वैल्यू आ गई, देखो क्या वैल्यू थी VAB की, I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, इक्वेशन 6 हो गई, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया। सिमिलरली VBC इज इक्वल टू VDC, ये भी सेम होगी, अभी बताया था मैंने आप लोग को। इसमें वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देखो पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया हमने, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 7 VBC की वैल्यू कितनी है, I माइनस IG इंटू क्यू, I माइनस IG इंटू क्यू इज इक्वल टू, आई नहीं I1 है, I1 है, सॉरी I1 है, ठीक है। इसकी बताओ कितनी है, I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये जो 6 इक्वेशन आई थी और ये जो 8 इक्वेशन आई है इसको डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 8, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 अपॉन इक्वेशन 8 डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में अब क्या आ जाएगा, देखो पहले लिखा हमने I1P और इक्वल में चल रहा है I माइनस I1 R, I माइनस I1 इंटू R,
इक्वल लगाया, LHS में LHS का डिवाइड, RHS में RHS का डिवाइड। यहाँ पर आ जाएगा I1 माइनस IG इंटू क्यू, और इसके डिवाइड में आ जाएगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू एक्स। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक की? डिवाइड लगाया बस हमने इक्वेशन 6 में, इस वाली इक्वेशन 6 में इक्वेशन 8 का। बिकॉज ऑफ IG की वैल्यू तो क्या है, 0, ये लिखी हुई है देखो। IG की वैल्यू तो क्या लेनी है हमको, 0 लेनी है। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, IG की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो IG की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा I1P अपॉन में I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1R और अपॉन में I माइनस I1S। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास में, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर किसी नेटवर्क के लिए जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा है, अगर उस नेटवर्क के लिए P अपॉन Q का रेशो या P और Q का रेशो R और S के रेशो के इक्वल है, अगर तो हम बोलेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन में है तो जो दो प्रॉपर्टी हम बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, वही प्रॉपर्टी हम वहाँ पर भी यूज में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा, अननोन रेजिस्टेंस कौन सा था, S। तो नोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। S की वैल्यू आ गई है हमारे पास में QR अपॉन P। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया जिससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए व्हीटस्टोन